जीते काहे से, पहले ये समझना होगा। हम जीते हैं भोजन से, तो मिट्टी से हमें भोजन मिलता है, तो भोजन शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ होंगे। दूसरा, पानी पी के हम जीते हैं, शुद्ध पानी होगा तो हम जिएंगे। आज तो पानी को हम जहरीला बना रहे हैं। और सारे सजीवों की जरूरत नाक से हवा लेने की है। हर कोई सजीव नाक से जब हवा लेता है तब वो जिंदा रहता है। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। यवतमाल शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर तीवसा नाम का देहात है। उस देहात में मेरी खेती है। 1970 से 94 तक मैंने केमिकल फर्टिलाइजर, जहर, इनका इस्तेमाल करके मैंने खेती की। खेत में पेड़ों के नीचे फसल नहीं आती, तो ली कुलाड़ी और सारे पेड़ काट के फेंक दिए। 85 के बाद उत्पादन में गिरावट आने लगी। कितने भी प्रयास कर रहा हूँ तो अब उपज की वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है। मेरे लिए चिंता का विषय था। मेरे ऊपर कर्ज हुआ। तो उसका मूल कारण यही है कि हमने पूरी तरह से खेत का पर्यावरण खो दिया है। पर्यावरण किन मार्गों से खोया है? हमने अपने खेत के जीव जंतु, जीवाणु, पेड़ पौधे, पक्षी, गाय बैल, इनका इस्तेमाल करके खेती करना पूरी तरह से छोड़ दिया। जमीन की उर्वरकता में जो बातें मेरे लिए उपयोगी थी वो बातें मैंने अपने आप में समाप्त कर दी और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो गया। तो मेरी उसके वजह से पैदावार घट गई। यानी एक ज़मीन को जिंदा ज़मीन हम बोलते हैं ना, वो जिंदा ज़मीन नहीं रही। जिस ज़मीन में जीव ना हो वो जीवित ज़मीन नहीं होती, वो मृत ज़मीन होती है, क्योंकि सारे मृत हो गए। ये परिस्थितियों की वजह से मैंने कहा कि अगर केमिकल फार्मिंग इतनी अच्छी होती तो क्या मेरे ऊपर कर्जा होता? आज सारे देश के किसानों की स्थिति क्या है? हर किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो जब हर किसान कर्ज में डूबा हुआ है तो ये विज्ञान कैसे अच्छा हो सकता है? इस तरह से जो हालात मेरे हुए वो देश के किसानों के। तो भाई दूसरा कोई विज्ञान है क्या इसमें ढूंढने की कोशिश की? तो 1994 से मैंने फिर नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका नॉलेज होते गया, इसका साइंस क्या है ये समझते गए, हमारा खेती हमारा गुरु हो गया। और उससे जो ज्ञान मिलते गया तो नई नई विधियाँ, नई नई तकनीकें अपनाते चले गए। समाधान के कई मुद्दे सामने आए। उसके साइंस की 3 इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक है परस्पर पूरकता। हमारे खेत में आज परस्पर पूरकता है, एक में के लिए पूरक व्यवस्था है। दूसरी एग्रीकल्चर साइंस का दूसरा पार्ट समझ में आया, संतुलन। और तीसरा बात समझ में आया, स्वावलंबन। इसमें से फिर हमने एक फॉर्म डिज़ाइन तैयार की। 2% में पशुपालन होना चाहिए, 3% में वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब बनाओ, ट्रेंच बनाओ, खेत का पानी खेत में रोक दो। यहाँ के 30% भूभाग के ऊपर हमने पेड़ लगाए और 65% भूमि पर हम फसलें लेते हैं। इस तरह से 65% और ये 30% पेड़ों का, ये मिलके 95% में हम उपज लेने का काम करते हैं। 2% हिस्से में, यानी कुल खेत हमारा 15 एकड़ है, उसका 2% हिस्सा करीब 15,000 स्क्वायर फीट जगह हम लोगों ने गौपालन के लिए दी है। यहाँ ये गौपालन से हमको बेहतरीन गोबर मिलता है। वो गोबर को फिर वैल्यू एडेड करते हैं हम लोग, उससे अलौकिक खाद बनाते हैं। तो ये 2% से बाकी ज़मीन को उर्वरक बनाने का काम हम करते हैं। हम लोगों ने अलौकिक खाद नाम का एक खाद बनाया। 1 ट्रॉली गोबर की खाद का ढीक बना दिया, 30 लीटर गोमूत्र छिड़क दिया पूरा उसके ऊपर, और 4 किलो गुड़ का पानी करके डाल दिया। उस पर फिर सादा पानी इतना मारा कि वो गहराई तक चले जाए। मैं 1 ट्रॉली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हम 50-50 ट्रॉली का खाद बनाते हैं। 1 महीने बाद फिर उस पर पानी मारा, 50 दिन में चाय के पत्ती जैसा खाद हो गया। तो 3 साल में एक बार हम 4 ट्रॉली प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे सारा हमारा गौवंश बांधते हैं, उसका गोमूत्र हम इस टैंक में कलेक्ट करते हैं। अब ये गोमूत्र जब हमारा कलेक्ट हो गया तो ये गोमूत्र से हम अलग अलग फर्टिलाइज़र बनाते हैं। अलौकिक खाद भी इसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेइंग में इसका इस्तेमाल होता है।
हम लोग इसको ड्रेंचिंग का भी काम करते हैं, ज़मीन में देने का। तो ये गौमूत्र के वजह से किसी भी प्रकार का हमारे फसलों को नुकसान करने वाले फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता। इसीलिए 2% भूमि पे गोपालन ये अत्यंत ज़रूरी है कि पूरे खेत की फर्टिलिटी, पूरे खेत का कीट नियंत्रण इनके माध्यम से होता है। 3% भूभाग के ऊपर हमने पानी को रोकने के लिए हमने नालियाँ बनाई हैं। ये नालियों को आप देख रहे हो सामने लॉकिंग किया हुआ है, तो बारिश का आने वाला पानी इसमें रुक जाता है। अब पानी रुका तो मिट्टी भी रुक गई। इस तरह से मेरे बहुत मेहनत से बनाई हुई मिट्टी ये खेत के बाहर नहीं जाती, खेत की मिट्टी खेत में ही रुक जाती है। इस तरह से इन प्रयासों से पानी भी बन गया और मिट्टी का जतन भी हो गया, दोनों काम साध्य हो गए। 65% भूभाग के ऊपर हम कई प्रकार की फसलें लगाते हैं। ऐसे कई प्रकार की 8-10 फसलों को लेकर पूरे फार्म में डिज़ाइन की जाती है। हमारे खेत में 16 गौवंश है। वो 16 गौवंश को भोजन मिले उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे चारा लगाया है। वो चारा जब उसके पेट में जाता है तो उसमें वो गोबर देती है। वो गोबर में बहुत बड़े पैमाने पे जीवाणुओं की निर्मित होती है। उनको भोजन चाहिए तो हमने यहाँ ने उनके भोजन के लिए यहाँ पे ग्रीन मैन्योर लगाया है। ये ग्रीन मैन्योर में बाजरा है, इसमें बरबटी है, इसमें ढैंचा है। जब ये 50 दिन का हो जाता है तो 50 दिन के बाद काट के इसको मल्च कर देते हैं। वो मल्च किया हुआ धीरे धीरे जीव जंतु जीवाणु उसको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से इसके वजह से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे टमाटर की फसल लगाते हैं तो टमाटर की फसल 300 से 400 कुंटल प्रति एकड़ बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए, बिना कोई भी खतरनाक जहर का इस्तेमाल किए एक उम्दा किस्म का टमाटर। तो ये जब मानवीय समाज में जाता है तो उसके भी हेल्थ के लिए काम आता है, क्योंकि बिना जहर का उसको ये भोजन मिलता है। अभी ये हल्दी की फसल आप देख रहे हो कि कितनी ग्रीन है, लेकिन इसका बायोमास आप देखिए कि इसका पूरा बायोमास कितना बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हम लोग अपने कृषि में ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास का पुनर्वापर करें, सिर्फ फल हम ले। अब ये पूरा बायोमास इसका मल्चिंग हो जाएगा बाद में और ये ज़मीन में मिल जाएगा, तो फल ले लिया, उससे ज़्यादा हमने ज़मीन को दे दिया। लेकिन एक बार हल्दी ले ली, 3 वर्ष तक यहाँ पे हल्दी नहीं आएगी। एक बार हमने ग्रीन मैन्योर ले लिया, 3 वर्ष ग्रीन मैन्योर लेने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। एक बार हमने गोबर की खाद डाल दी, अलौकिक खाद, 3 वर्ष तक वहाँ खाद डालने की ज़रूरत नहीं। फिर जीव जंतु इनके बायोमास से वो 3 वर्ष तक फर्टिलिटी मेंटेन होते रहती है। जब हमारी सॉइल फर्टाइल बन जाती है तो नेचुरली अब इसकी डेंसिटी देखिए, तो दौड़ने वाले पानी को ये चलना सिखा देता है, ये क्रॉप ही चलना सिखा देता है, और चलने वाले पानी को बैठना सिखा देता है। बैठाने के लिए फिर इसमें के ज़मीनों में छेद करने वाले असंख्य जीव जंतु जीवाणु हैं, वो ज़मीनों में छेद करते हैं, उससे फिर पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो देखिए सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ गई, पानी भी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया, क्रॉप का भी बेहतर उपज मिल गया। यही विज्ञान एक भोजन का विज्ञान है। खेती को शाश्वत बनाने के लिए 30% भूभाग के ऊपर पेड़ों को लगाया है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि इसमें फलों के बगीचों के साथ ही इसमें विभिन्न प्रजातियां भी लगाई है पेड़ों की। यहाँ पे आम भी लगाया है, सीताफल भी लगाया है, कटहल भी लगाया है, मौसम्बी भी लगाई है। इस तरह से ये पूरे ये भूभाग ये पूरा एक में को कवर्ड हो जाएगा, तब पूरा ये पेड़ों से घिर जाएगा। ये ईस्ट वेस्ट 250-250 फीट के ऊपर हमने ऐसी कतारें लगाई हैं। बेल है, यहाँ पे नींबू है, फिर यहाँ पे बेल है, फिर आगे सागौन है, फिर नीम है, फिर जामुन है। इस तरह से पीपल भी है, सीरस भी है। तो इसमें विभिन्नताएं हैं कतारों में पेड़ों की। यहाँ पे रामफल का भी है, फिर सीताफल का भी है, बेल का भी है। वो कतारों में उधर आम लगे हैं, उसमें आम के बीच में फिर चीकू भी लगा है, गवा भी लगा है।
इस तरह से एक पूरे विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं। बड़े पेड़ों से तापमान जो नियंत्रित आता है, तो नियंत्रित तापमान में फसल की पैदावार बढ़ती है, ये बात समझ में आई। किसानों को जिसके ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है कीट प्रबंधन के ऊपर, तो ये जब बड़े पेड़ आते हैं ना, कि पक्षियों की चहचहाट बढ़ जाती है। जब पक्षियों की चहचहाट बढ़ती है तो पक्षी अपने खेत का 40% हम जो अभ्यास कर रहे हैं, 40% कीट नियंत्रण का काम पक्षियों के द्वारा हो रहा है। उससे फल भी मिल रहे हैं मुझे और ये सारे लाभ मिल रहे हैं, तो पेड़ मेरे लिए एक वरदान है। इसीलिए बड़े पेड़ों का खेती से जुड़ना नितांत आवश्यक है। तो ये सब कार्यों में हमने देखा कि सॉइल फर्टाइल करने का एक तंत्र है जो बिना केमिकल का है, बिना जहर का है, तो सारे सजीवों को जीने का अधिकार मिल गया। पहली बात तो ये पूरे डिज़ाइन में जो हमने बनाई, इसमें संपूर्ण सजीवों का और संपूर्ण मानव जाति के लिए अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी हवा का निर्माण हो रहा है। जो केमिकल की खेती हो रही है, जहर की खेती हो रही है, उसे मैं पूरी परावलंबी खेती कहता हूँ कि उसे खाद चाहिए तो बाजार से लाना है, बीज चाहिए तो बाजार से लाना है, जहर चाहिए तो बाजार से लाना है। इतना परावलंबन और अच्छा भोजन नहीं बना पा रहे, अच्छी उपज नहीं बना पा रहे, हम कर्ज में डूब रहे हैं, तब ये परावलंबन खेती गुलामी की खेती होगी। तो गुलामी की खेती से छूटकर हमें आज़ादी की खेती की ओर जाना पड़ेगा। तो ये खेती में हमें खाद बाहर से नहीं लाना पड़ता, अपने खेत में ही अपना खाद निर्माण होता है, अपना बीज अपने ही खेत से निर्माण होता है। कीट प्रबंधन का काम हम करेंगे कि उसको बैलेंस में लाके, उसको स्वावलंबन के दिशा में, कि मुझे कीटों को मारना नहीं है, बैलेंस बनाना है। तो क्या होगा, इसमें स्वावलंबन तैयार हो, आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जो नेचुरल फार्मिंग है ये पूरी तरह से स्वावलंबी खेती है, इसमें पूरी सेल्फ सफिशिएंसी है। जहाँ स्वावलंबन आ जाता है वहाँ मुनाफा तैयार हो जाता है, वहाँ खुशहाली तैयार हो जाती है, वहाँ डेवलपमेंट तैयार हो जाता है। तो स्वावलंबन में ही डेवलपमेंट होगा हमारा।